बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रांसलेट द स्टेटमेंट इनटू प्रोपोजिशनल लॉजिक यूजिंग द प्रोपोजिशन प्रोवाइडेड। प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है। स्टेटमेंट हमारे पास है, यू कैन नॉट एडिट अ प्रोटेक्टेड विकिपीडिया एंट्री अनलेस यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर। इसका मतलब ये है कि भाई आप जब तक जो है एक प्रोटेक्टेड विकिपीडिया एंट्री नहीं कर सकते जब तक आप एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। और हमारे पास यहाँ पे उन्होंने सवाल में दिया था, ई जो था मेरे पास वो ये था प्रोपोजिशन की यू कैन एडिट अ प्रोटेक्टेड विकिपीडिया एंट्री, और ए हमारे पास है यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर। जबकि इस सवाल के हमें जो प्रोपोजिशन दिया उसके अंदर ये नेगेशन दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ हमारे पास, ये क्या हो गया मेरे पास नेगेशन ई हो गया, और ये मेरे पास हो गया नेगेशन ए हो गया। सही। अब अगर मैं सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखूं, इसका मतलब ये निकलता है कि इफ यू आर नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखिए ये सेंटेंस यही कह रहा है कि जब तक तुम जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगे तब तक तुम कोई भी प्रोटेक्टेड विकिपीडिया एंट्री नहीं कर सकते। सही है। तो ये हो जाएगा, इफ यू आर नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटर यू वुड नॉट बी एबल टू एडिट इट। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है, ये नेगेशन ए है, नेगेशन ए आ गया, और इफ की कंडीशन लगी है फॉर देन की, तो ये हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट यानी कि एरो आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ई भी क्या है नेगेशन के अंदर। सही। ये मैंने खुद से लिखा है कि यू वुड नॉट बी एबल टू एडिट, आप पूरा लिख सकते हैं कि यू वुड नॉट बी एबल टू अ प्रोटेक्टेड एडिट अ प्रोटेक्टेड विकिपीडिया एंट्री। सही है। अच्छा, अब इसके इक्विवेलेंट एक चीज ये भी हो सकती है कि भाई इफ यू कैन एडिट अ प्रोटेक्टेड विकिपीडिया एंट्री, कि अगर आप जो है एडिट कर सकते हैं विकिपीडिया की एंट्री को, तो आप क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एडिट कर लेते हैं विकिपीडिया एंट्री को तो आप क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। सही बात समझ में आपको नहीं समझ आएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी इसका, वो क्लियर हो जाएगी। वैसे मैंने बता दिया अच्छे से, आसान से। तो पार्ट 2 है इसका, इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके का काम होगा कि हमारे पास सेंटेंस है, यू कैन सी द मूवी ओनली इफ यू आर ओवर 18 ईयर ओल्ड और यू हैव द परमिशन ऑफ पेरेंट। तो इसके अंदर हमारे पास जो है क्वेश्चन के अंदर ही एम जो है हमारे पास प्रोपोजिशन है कि यू कैन सी द मूवी, ई हमारे पास है यू आर ओवर 18 ईयर ओल्ड, और पी हमारे पास है यू हैव द परमिशन ऑफ अ पेरेंट। सही। अब देखिए यहाँ पर क्या सेंटेंस किस तरीके से बन रहा है कि यू कैन सी द मूवी, अभी देखो ये एम आ गया, अब क्या लिखिए ओनली इफ, ये याद रखिए कि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगी हुई तो हम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ओनली इफ लिखा हो तो उसका क्या मतलब होगा, सिर्फ एरो सामने की साइड पे जा रहा है। ओनली इफ यू आर 18 ईयर, 18 ईयर किसके अंदर आ रहा है, ई आ गया ब्रैकेट के अंदर लगा के। ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि हमारे पास ये एक पूरा पूरा एक अलग कंपाउंड प्रोपोजिशन बन रहा है। किस तरीके से कि इफ यू आर 18 ईयर ओल्ड और यू हैव द परमिशन ऑफ पेरेंट्स। तो यानी कि देखें ये पूरा का पूरा क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे ई आ गया, और का ऑपरेटर है, और का ऑपरेटर लगा दिया हमने, और ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये पी आ गया। सही। तो इससे सेकंड बन गया, आसान था, जल्दी से आगे चलते हैं। 3 हमारे पास है कि यू कैन ग्रेजुएट ओनली इफ यू हैव कंप्लीटेड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर मेजर एंड यू डू नॉट own money to the university and you do not have an overdue library book। सही। तो ये बात सिंपल सी बात दिखी, हर यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता होता है कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जी जो है वो है कि यू कैन ग्रेजुएट, एम हमारे पास प्रोपोजिशन है यू ओन मनी टू द यूनिवर्सिटी, और आर हमारे पास है यू हैव कंप्लीटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ योर मेजर, और बी मेरे पास है यू हैव एन ओवरड्यू लाइब्रेरी बुक। अब ये देखें यहाँ ऊपर हम सेंटेंस के अंदर देखें तो ये पूरा का पूरा तो जी आ गया जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया जी। सी उसके बाद क्या लिखा, ओनली इफ की कंडीशन लगी हुई, ये बात याद रखिएगा, इफ एंड ओनली की नहीं लगी हुई, तो उसके अंदर क्या आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यू हैव कंप्लीटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ योर मेजर। तो ये देखें वो क्या था, आर था ना, कि यू हैव कंप्लीटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ योर मेजर, आर आ गया। आर के बाद क्या लगा हुआ, एंड का ऑपरेटर लगा, फिर लिखा हुआ कि यू डू नॉट ओन मनी टू द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, नेगेशन एम आ गया ना, नॉट डू नॉट लगा हुआ, तो यहाँ पे नेगेशन एम आ गया। उसके बाद एंड एक और लगा हुआ, दोबारा से यहाँ पे एंड आ गया। फिर क्या लिखा होगा, यू डू नॉट हैव एन ओवरड्यू लाइब्रेरी बुक। तो यहाँ पे बी जो था वो ये था, यू हैव एन ओवरड्यू लाइब्रेरी बुक, तो यहाँ पे नेगेशन भी आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से बन गया, इसकी प्रोपोजिशन ये हो गई, ये आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। फोर्थ हमारे पास है
कि to use the wireless network in the airport you have must pay the daily fee unless you are a subscriber to the service। देखते हैं इसके अंदर भी क्या हमारे पास जो W है वो है कि you can use the wireless network in the airport। D हमारे पास प्रोपोजिशन है you pay the daily fee और S हमारे पास है you are a subscriber to the service। सही। अब देखिए हमारे पास सेंटेंस के अंदर क्या है टू यूज द वायरलेस नेटवर्क इन द एयरपोर्ट। अब क्या करें यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है यू मस्ट पे। अब क्या मस्ट पे की अगर हम यहाँ पे बात देखें मस्ट का यहाँ पे वर्ड यूज हो गया मस्ट। अब इससे मस्ट से क्या हमें पता चलता है कि भाई इफ की कंडीशन आ रही देखिए। अब कहते हैं ना अगर यू मस्ट पे की यहाँ पे बात होगी टू यूज द आपको अगर वायरलेस नेटवर्क इस्तेमाल करना है तो आपको लाजमी तौर पर करना होगा तो ये इफ की कंडीशन आ गई। जब भी इफ की कंडीशन आई थी हम क्या करते हैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगा देते हैं वो लग गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास पे द डेली फी। अब पे द डेली फी आ गया यू आर आ सब्सक्राइबर टू द सर्विस। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कॉमा लगा हुआ है कॉमा लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है और का ऑपरेटर लगाएंगे। यहाँ पे और का होगा मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई लिखने के अंदर तो यहाँ पे और का ऑपरेटर आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा यू आर अ सब्सक्राइबर टू द सर्विस। सही है तो ये बिल्कुल सिंपल सा समझ में आ गया होगा आंसर। आगे चलते हैं। अच्छा ये अच्छा 5 तो फिर भी आसान है 6 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो 5 पहले देख लेना जल्दी से कि यू आर एलिजिबल टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए ओनली इफ यू are at least 35 years old, were born in the USA, or at the time of your birth, both of your parents were citizens and you have lived at least 14 years in the country। से इसमें काफी चीजें लिखी हुई देख लें आप बस हम इसको जल्दी से कन्वर्ट करते हैं। ई हमारे पास है कि यू आर एलिजिबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए यू आर एट लीस्ट 35 year old ये ए है। बी हमारे पास है यू वर born in the USA at the time of your birth both of your parents were citizens। आर हमारे पास है you have lived at least 14 years in the USA। ये देखिए हमारे पास क्या हो गया you are eligible। यहाँ पे बात ये लिखेंगे कि you are eligible to the president of the USA। अब पहले क्या बात आ गई ई आ जाएगा हमारे पास सही ई आ गया। उसके बाद ओनली की कंडीशन लगी हुई तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या बात लिखी हुई थी यू आर एट लीस्ट 35 year old तो ये हमारे पास ए आ गया। उसके बाद लगा हुआ है कॉमा कॉमा का जब भी लगा होता है तो क्या मतलब होता है हमारे पास एंड होता है तो यहाँ पे हमने एंड लगा दिया। एंड लगाने के बाद एक और बात यहाँ देखें यहाँ पे एंड लगाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर बोथ इन द यूएसए और एट द टाइम ऑफ योर बर्थ बोथ ऑफ योर पेरेंट्स वर सिटीजन। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा बी और का ऑपरेटर लगा के पी आ जाएगा हमारे पास। लास्ट में बात लिखी हुई एंड यू हैव लिव्ड एट लीस्ट 14 years इन द कंट्री जो कि हमारे पास आर आ जाएगा। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि थोड़ा बड़ा कंपाउंड प्रोपोजिशन सेंटेंस था ये तो ये इसका भी आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। उसमें यह है कि भाई you can upgrade your operating system only if you have a 32-bit processor running at 1 GHz or faster, at least 1 GB RAM and 16 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस। अब यहाँ तक एक बात हो गई और लगाए क्या लिख दिया कि 64 GB प्रोसेसर रनिंग। वो एक बात बोला कि भाई एक तो 32 बिट का प्रोसेसर अगर लगाओगे तो ये कंडीशन तुम्हारे पास होंगी और अगर 64 बिट का प्रोसेसर लगाओगे तो एट 2 GHz और फास्टर एट लीस्ट 2 GB रैम एंड एट लीस्ट 32 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस। तो इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास जो है प्रोपोजिशंस है। एक प्रोपोजिशन का नाम दिया भाई यू जो कि हमारे पास है यू हैव अपग्रेड योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये B32 दिया हुआ है यू हैव 32 बिट और 64 का मतलब है कि 64 बिट है। G1 का मतलब है आपके पास के ये हर्ट्ज जो है आपके पास 1 है। G2 का मतलब है 2 है। R1 का मतलब है 1 GB है। R2 का मतलब है 2 GB है। 16 का मतलब है कि 16 GB हार्ड डिस्क है और H32 का मतलब है कि 32 GB हार्ड डिस्क है आपके पास है। तो इसको जब कन्वर्ट कराएंगे तो देखें सबसे पहले तो हम यहाँ तक की बात देख लेते हैं। यहाँ तक की बात देखें तो ये देखें ये हमारे पास सबसे पहले तो U आ गया ना। U को हम ले लेते हैं ये क्या है पहला यू कैन अपग्रेड योर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ तक की तो बात होगी कि भाई ये पूरा का पूरा पहले तो यू आ जाएगा। उसके बाद ओनली इफ की कंडीशन लगी हो तो इसका मतलब है एरो लगेगा। उसके बाद क्या लिखा है यू हैव अ 32 बिट 32 बिट है B32 आ गया सही है। उसके बाद क्या बोला हुआ है एट लीस्ट। अब देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है कॉमा लगा हुआ है हम कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे एंड का ऑपरेटर लगाएंगे
बट और एंड कुछ भी नहीं लिखा और यहाँ पे सिर्फ कॉमा लगा देता हूँ, एंड का ऑपरेटर लगा देंगे। एंड का ऑपरेटर लगाने के बाद लिखा 1 GB रैम, 1 GB रैम का मतलब है G1 आ गया। उसके बाद दोबारा एंड लिखा हुआ और लिखा हुआ है 16 GB फ्री हार्ड डिस्क ना। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले G1 आ जाएगा, सॉरी मैंने ये बात नहीं करी थी आपको, 1 GHz फास्टर की, तो उसके लिए G1 आ गया, 1 GB बोला होता तो R1 आ गया, और इस तरीके से आ गया 16 GB फ्री हार्ड डिस्क बोला होता तो H16 आ गया। इसी तरीके से नीचे काम हुआ है, 64 GB हमारे पास क्या था, प्रोसेसर आ गया, और यहाँ पे बोला ऐड 2 GHz, तो एंड लगा के G2 आ गया, फिर एंड लगा के 2 GB आ गया क्योंकि R2 है, और एंड लगा के 32 GB रैम यानी कि H32 आ गया। सही, फिर हम क्या करेंगे, ये हमने लगाया यू का ऑपरेटर, उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट, फिर ये पूरा का पूरी पहली बात आ गई यहाँ तक, उसके बाद और का ऑपरेटर लगा और यहाँ तक ये दूसरी बात आ गई, सिंपल। सही, तो आज हमने 6 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करेंगे कैसी वीडियो लगी आपको। थैंक्स।